3, 2, 1, go. 3. नमस्कार। आइए, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आकाश लेक्चर में। और आज हम देखेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 प्राणी जगत। क्या देखेंगे आज हम? प्राणी जगत देखेंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, तो आप बने रहिए, यहीं कहीं मत जाइए। बहुत इजी वे में हम चलते चलेंगे, प्रत्येक बात को क्लियर करते हुए। चलिए शुरुआत करते हैं अब। तो पहला आता है वर्गीकरण का आधार। तो वर्गीकरण का आधार क्या था? सबसे पहला क्या था कि वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था? तो वर्गीकरण का आधार प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सम्मिति। अब इसके वर्गीकरण के जो आधार थे वो क्या थे? पहला था शारीरिक सम्मिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र की रचना आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन विशेषताओं को वर्गीकरण के जो आधार होता है उसके रूप में क्या किया जाता है? प्रयुक्त किया जाता है। इनमें से कुछ का वर्णन यहाँ हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या हैगा यहाँ? अब यहाँ हमको ये क्वेश्चंस बनते हैं। ये रिसेंटली अभी बना था 2016 में, नीट में बना 2016 में क्वेश्चन। यह क्वेश्चन आता था निम्नलिखित में से वर्गीकरण का आधार नहीं है। इस टाइप का एक क्वेश्चन बना था, उसमें इनमें से 3 थे और एक नहीं था, वो गलत था। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलें, तो इसमें ये बोर्ड में भी बनता है कि वर्गीकरण के आधार लिखिए। ये 2 नंबर का, 2 मार्क्स का भी हो सकता है या 4 मार्क्स का भी ये हो सकता है। तो प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था क्या होती है? उनकी पहली होती है कोशिका व्यवस्था, फिर होती है शारीरिक सम्मिति, फिर होता है प्रगुहा की प्रकृति, फिर होता है पाचन तंत्र, फिर होता है परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 होते हैं। ये 6 ही जो होते हैं ये वर्गीकरण का आधार होती हैं। ये 6 ही पॉइंट क्या होते हैं? वर्गीकरण का आधार होते हैं। कहाँ से? यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होते हैं पॉइंट, वही वर्गीकरण के आधार होते हैं। जो डार्क के अंदर हैं वही वर्गीकरण के क्या होते हैं? आधार होते हैं। तो आप इनको देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। क्या क्या होती हैं? कोशिका की व्यवस्था होती है, शारीरिक सम्मिति होती है, प्रगुहा की प्रकृति होती है, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र। इन्हीं के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं, पौधों का भी और जंतुओं का भी। उसकी कोशिका व्यवस्था कैसी है, ये मतलब जंतुओं में हैगा, ये प्राणियों में पड़ता है, इसलिए हम उसकी कोशिका व्यवस्था देखेंगे, शारीरिक सम्मिति देखेंगे, प्रगुहा की प्रकृति देखेंगे, कैसी प्रगुहा है, पाचन तंत्र देखेंगे किस टाइप का है, परिसंचरण तंत्र देखेंगे किस टाइप का है, खुला है या बंद है, और जनन तंत्र देखेंगे, उसका जनन तंत्र किस प्रकार का है। ठीक है, यही इसके जो होते हैं वो आधार होते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखेंगे, जैसे तुम ऐसे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। यद्यपि क्या होगा? संगठन के स्तर। अब किसके आते हैं? संगठन के स्तर आते हैं। किसके स्तर आते हैं? अब आते हैं अपन संगठन के स्तर पर। तो संगठन के स्तर क्या थे? यद्यपि प्राणी जगत के सभी सदस्य बहुकोशिकीय होते हैं। अब जो प्राणी जगत के सभी सदस्य होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। क्योंकि हमने जब वर्गीकरण पढ़ा था तो वहाँ एक फ्लो चार्ट देखा था। उस फ्लो चार्ट में जो वर्गीकरण जो थे, क्या प्राणी जगत जो था उसमें, या एनिमेलियम जो जगत था उसमें निषेचन पाया जाता था, और उसके प्राणी जो कैसे थे? यूकैरियोटिक थे और बहुकोशिकीय थे। ठीक है, ये हमने वहाँ देखा था। अब आ जाता है कि लैंगिक, तो अगर इसका आपको विस्तृत वो देखना है डेफिनेशंस, तो आप जा करके हमारे पिछले लेक्चर्स को देखिए। अब आता है लेकिन सभी एक ही प्रकार के कोशिकाओं के संगठन को प्रदर्शित नहीं करते हैं। उदाहरण के लिए जो स्पंज होता है, ये
पॉरीफेरा जगत होता, पॉरीफेरा जगत के जो सदस्य होती हैं उन्हीं को स्पंज कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है में कोशिका बिखरे हुए समूहों में होती हैं, अर्थात वे कोशिकीय स्तर का संगठन दर्शाती हैं। किस प्रकार का? उसमें कोशिकीय संगठन स्तर होता है, कोशिकीय स्तर का जो होता है संगठन स्तर वो दर्शाती हैं। अब आता है कोशिकाओं के बीच श्रम का कुछ विभाजन होता है। सीलेंट्रेट कोशिकाओं की व्यवस्था अधिक होती है, उनमें कोशिका अपना कार्य संगठित होकर ऊतकों के रूप में करती हैं, इसलिए इसे ऊतक स्तर कहते हैं। तो किस स्तर की होती है? एक कोशिकीय स्तर का होता है, किसमें? पॉरीफेरा में। और किसका? कोशिकीय स्तर का पॉरीफेरा में होता है। और ऊतक स्तर का जो होता है वो सीलेंट्रेट में शारीरिक संगठन होता है। संगठन के स्तर कौन से होती है? कोशिकीय स्तर का और ऊतक स्तर का। अभी कोशिकीय स्तर का होता है वो किसमें होता है? वो होता है अपना पॉरीफेरा में। और ऊतक स्तर का होता है वो होता है अपना किसमें होता है? सीलेंट्रेटा में। और आता है इसमें से उच्च स्तर का संगठन जो प्लेंटीहेल्मिन्थेसिस तथा अन्य उच्च संघों में पाया जाता है, उसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करती हैं। अतः उसमें अंग तंत्र प्रकार का जो संगठन होता है। उच्च प्राणियों में 3 प्रकार संगठन हो गए, कोशिकीय स्तर का, ऊतक स्तर का और अंग तंत्र स्तर का। अब कोशिकीय स्तर का पाया जाता है पॉरीफेरा में, ऊतक स्तर का पाया जाता है सीलेंट्रेटा में, और अंग तंत्र जो स्तर का होता है वो किसमें पाया जाता है? उच्च स्तर वाले संगठन जैसे प्लांटीहेल्मिन्थेसिस हो गया और उच्च अन्य संघों में भी ये पाया जाता है। ठीक है, जिनमें ऊतक संगठित होकर अंग निर्माण करती हैं और प्रत्येक अंग एक विशेष कार्य करता है। उसमें प्रत्येक अंग होता है उसका क्या होता है? एक विशेष कार्य होता है, उसके अलावा वो कोई और कार्य नहीं करता है। ठीक है, जिसमें ऊतक संगठित होकर अंग का निर्माण करती हैं और प्रत्येक एक विशेष कार्य करता है। अब आता है प्राणी में जैसे एनेलिड, जो एनेलिड होते हैं प्राणी वाले, उसमें ऐसे आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्म तथा रज्जुकियों के अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं और उस प्रकार से अंग तंत्र या शरीर का वो निर्माण कर देते हैं। ठीक है, अब ये समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ देखते हैं अपन जो परिसंचरण तंत्र होती हैं वो कितने प्रकार के होती हैं। सबसे पहले अपन परिसंचरण तंत्र देखेंगे। तो परिसंचरण तंत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। अब खुले से आप याद रखिए, खुला मतलब जिसमें जो रक्त होता है वो बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है, उसमें किसी कोशिका या फिर किसी ऊतक की कोई आवश्यकता ही नहीं होती है। खुले वाले उसमें कोई कोशिका नहीं होती है, कोई गुहा नहीं होती है, कोई धमनी नहीं होती है और कोई सिरा नहीं होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता है ऐसा। उसमें सीधा शरीर में ही जो क्या होता है? रक्त का प्रवाह होता है। अब आता है बंद प्रकार के में क्या होता है? इसमें रक्त का संचार जो होता है हृदय के विभिन्न विभिन्न व्यास के जो धमनियाँ कोशिकाओं में उनमें होता है। ठीक है, तो अब एक एक करके हम इसको क्या करते हैं? उसका एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे खुले परिसंचरण में। देखो, तंत्र में रक्त का बहाव हृदय से सीधे बाहर भेजा जाता है तथा कोशिका एवं ऊतकों इसमें डूबे रहती हैं। इसमें कोशिक और जो कोशिका होती है इसमें डूबी रहती हैं। अब आता है बंद प्रकार का। तो रक्त का संचार हृदय से भिन्न भिन्न व्यास की वाहिकाओं के द्वारा होता है। उदाहरण के लिए धमनी और सिरा तथा कोशिकाएं। हमने बोला था इसमें धमनी और सिराएं होती हैं बंद प्रकार के में। खुले में कुछ नहीं होता है, सीधा ये शरीर में विभिन्न भागों तक बिना किसी कोशिकाओं के या धमनियों के सिराओं के कहीं भी विस्तृत हो सकता है। इसमें विसरण के द्वारा ये होता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले लेक्चर पर, मतलब अगली स्लाइड पर। अब आ जाती है हम किस पर? सम्मिति पर। तो सम्मिति कितनी प्रकार की होती है भाई? सम्मिति 2 प्रकार की होती है, आर्य सम्मिति होती है और द्विपार्श्व सम्मिति होती है। आर्य सम्मिति जो होती है उसमें अलग अलग भाग, उनके आर्य भागों में से उसको काटा जा सकता है। और द्विपार्श्व सम्मिति में से ये होता है कि उसके 2 भागों में से काट कर अलग कर देते हैं। उस जंतु को बीच में से काट देते हैं तो वो 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? हम द्विपार्श्व सम्मिति कहते हैं। तो ठीक है, हम करते हैं इसका एनालिसिस। अब सम्मिति देखते हैं, क्या देखते हैं हम? सम्मिति। तो सम्मिति में क्या होता है? प्राणियों को सम्मिति के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जाता है। हमने पहले ही देखा था, जहाँ वर्गीकरण के आधार देखे थे वहां उसमें एक आधार क्या था? शारीरिक सम्मिति भी थी। अब शारीरिक सम्मिति के आधार पर किस प्रकार से कहते हैं कि किया सकता है? स्पंज मुक्ता असम्मित होते हैं। ये याद रखना है, ये क्वेश्चन नीट में बन चुका है। ये बना है कि असम्मित होते हैं, तो वो स्पंज होते हैं। पॉरीफेरा जगत के सारे जंतु होते हैं वो असम्मित होते हैं।
अर्थात किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर सकती। जब किसी भी केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा प्राणी के शरीर को दो समरूप भागों में विभाजित करती है तब इसे हम आर्य सममिति कहते हैं। हमने पहले बताया था जब दो भागों में उसके बराबर भागों में विभाजित कर देती है तब उसे हम क्या कहते हैं, आर्य सममिति, उसको हम आर्य सममिति कहते हैं। और क्या होता है, सीलेंट्रेट हो गया, इसमें आते हैं आर्य सममिति में, टोनीफोर आते हैं, और एकाइनोडर्म किस में आते हैं, आर्य सममिति में आते हैं। देखिए अब क्या हैगा, यहाँ जो एकाइनोडर्म है इसके साथ एक अपवाद है, ये एकाइनोडर्म क्या होता है, इसमें दोनों जो होते हैं आर्य सममिति भी होती है और इसमें द्विपार्श्व सममिति भी होती है। ठीक है, इसमें आर्य सममिति भी होती है और इसमें द्विपार्श्व सममिति भी होती है। वो क्या कारण था वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, किस कारण से होती है। ठीक है, अभी यहाँ देखते हैं। अब आता है इसी प्रकार की समिति होती है। ठीक है, किसमें, सीलेंट्रेट में होगी, टोनीफोर में, एकाइनोडर्म में कितनी प्रकार की होगी, इसमें आर्य सममिति होगी। अब आता है इसी प्रकार के सम्मित होती है। ठीक है, अब किंतु एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड आदि में एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखाओं द्वारा शरीर दो समरूप दाएं या बाएं भागों में बांटा जा सकता है, इसे द्विपार्श्व समिति कहते हैं। अब क्या होता है, उसे दो भागों में विभाजित करना है तब कौन सी होगी, आर्य सममिति। और शरीर जब किसी भी दो समरूप भागों में विभाजित किया जा सकता है, दो समरूप भागों में विभाजित करना है तो उसे आर्य सममिति होगी। और यदि दो बराबर भागों में विभाजित करना है, दाएं कह सकें जो एक हम बाएं कह सकें, तब उसे हम द्विपार्श्व समिति कहेंगे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। अब यहाँ देखते हैं इसमें क्या हैगा, आर्य सममिति हैगा। तो आर्य सममिति में हमें क्या करना है, आर्य सममिति में हमें उसे दो बराबर भागों में विभक्त करना है। अभी हम इसको आर्य सममिति के तहत यहाँ से काटते हैं। मान लीजिए यहाँ से हम इसको क्या करते हैं, यहाँ से हम इसको काटते हैं। कहाँ से काटते हैं, यहाँ से हम इसको काटते हैं। तो ये दो बराबर भागों में, एक भाग ये हो गया, एक भाग ये हो गया, दो भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। एक भाग ये हो गया और एक भाग ये हो गया, ये दो बराबर भागों में क्या हो जाता है, विभक्त हो जाता है। अब हम इसमें एक भाग को दायां या बायां भाग तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, इसी टाइप का इसमें ये भाग है, इसी टाइप का ये भाग है, तो इसमें दायां और बायां भाग इसमें नहीं होता, क्योंकि इसको अलग कर लिए जाएंगे तब ये दायां या बायां भाग नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसको दो बराबर भागों में बांटना क्या कहलाता है, आर्य सममिति कहलाता है। अब हम देखेंगे कौन सी समिति, द्विपार्श्व समिति। द्विपार्श्व समिति में क्या होता है ये देखिए। अब हम इसको दो अलग अलग भागों में व्यक्त कर सकते हैं, दो अलग अलग भागों में व्यक्त कर सकते हैं, और इसको हम इसको कह सकते हैं ये एक भाग है, एक ये एक भाग है, तो एक दायां भाग है और एक बायां भाग है। इस प्रकार की समिति को हम क्या कहते हैं, द्विपार्श्व समिति कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार की हम, जिसमें हम ये कह सकें कि ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, उस प्रकार की समिति को हम द्विपार्श्व समिति कहते हैं। और समिति को याद रखने का जो सबसे इजी तरीका होता है वो ये होता है कि आप जंतु तो याद रखेंगे ही कि कौन सा किस जगत का जंतु है। तो देखो, सीलेंट्रेटा, टोनीफोर और एकाइनोडर्म, ये तीनों जहां भी आ जाते हैं वहां समिति होती है आर्य समिति। आर्य समिति, जो तीनों के जंतु जहां भी आएंगे वहां आर्य समिति होगी। कौन सी समिति होगी, वहां आर्य समिति होगी। जहां सीलेंट्रेट और टोनीफोर, एकाइनोडर्म के जंतु आते हैं वहां आर्य समिति होती है, लेकिन एकाइनोडर्म में जो होती है वो द्विपार्श्व समिति भी इसकी लार्वावस्था में पाई जाती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, याद रखने का तरीका बनाएंगे। वहां हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे हम आर्य समिति। आर्य समिति, आर्य समिति लिखेंगे। और हम वहां क्या लिखेंगे, वहां लिखेंगे एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म लिखेंगे। एकाइनोडर्म के बाद वहां लिखेंगे हम सीलेंट्रेट, सीलेंट्रेट लिखेंगे। और सीलेंट्रेट के बाद वहां हम क्या लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे टोनीफोर। रुक जाइए, वहां हम लिखेंगे टोनीफोर। ये तीनों वर्ड जहां आ जाती हैं वहां किस प्रकार की समिति होती है,
वहाँ होती है आर्य समिति। अब क्या होता है, एक आता है हमने देखा था एकाइनोडर्म, एकाइनोडर्म ये जो होता है ये आर्य समिति का क्या होता है, अपवाद होता है एकाइनोडर्म। इसमें जो आर्य समिति होती है इसमें आर्य समिति भी पाई जाती है, इसमें आर्य समिति भी पाई जाती है और इसमें द्विपार्श्व समिति भी पाई जाती है। अब इसकी जो लार्वा अवस्था होती है और उसमें पाई जाती है आर्य समिति, कौन सी, द्विपार्श्व समिति। और जब ये बड़ा हो जाता है तब इसमें पाई जाती है कौन सी समिति, द्विपार्श्व समिति। तो इसका उदाहरण हो गया, क्या हो गया, तारामीन। तारामीन जो तारा मछली होती है, तारामीन, वही इसका उदाहरण होती है। ठीक है, आप इसको सबको याद रखेंगे ही, एकाइनोडर्म जब हम पढ़ेंगे तो आप इन सबको वहाँ याद रखेंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। ये तो हमने देख लिया था। अब आ जाते हैं हम कहाँ, यहाँ पर, यहाँ कह रहे हैं द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन। अब द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक संगठन हमने वहाँ क्या देखा था, अंग तंत्र देखा था, उसका संगठन भी देखा था। ठीक है, अब आता है जिन प्राणियों में कोशिका दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित हो जाती है, बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा व आंतरिक एंडोडर्म अंतर त्वचा, तो वे दो कोरकीय होती हैं। कैसे होती हैं वो, द्विकोरकीय होती हैं, उसमें दो कोरक होती हैं। कौन कौन सी दो कोरक होती हैं उसमें, उसमें पहली एक जो कोरक होती है वो होती है अपनी बाह्य एक्टोडर्म और एक होती है आंतरिक एक्टोडर्म। ये दो कोरक होती हैं, इसे द्विकोरकी कहते हैं। अब लेकिन जैसे सीलेंटेड वे प्राणी जिनमें विकसित भ्रूण में तृतीयक भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म भी होता है, जिनमें क्या होता है, तृतीयक स्तर होता है, मीजोडर्म भी होता है, उसे त्रिकोरकीय कहते हैं। जैसे प्लांटिहेल्मिन्थीज और रज्जुकियों में ये होती है। किसमें होती है, प्लांटिहेल्मिन्थीज और रज्जुकी जो प्राणी होती हैं उनमें इस प्रकार की ये पाई जाती है। ठीक है, अब हम इसको आगे चलते हैं। अब आ जाती है हम क्या, एक और देखा था हमने पिरगुहा, जो सीलोम होती है उसकी उपस्थिति, यानी कि इसमें सीलोम होती है या नहीं होती, होती है तो वो सक्रिय होती है या चौड़ी होती है, वो सब इसमें क्या होता है, मायने रखता है वर्गीकरण के आधार में। ठीक है, अब हम शुरुआत करते हैं पिरगुहा। देखो, शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच की गुहाओं की उपस्थिति, बीच की गुहाओं की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का महत्वपूर्ण आधार होता है। मीजोडर्म क्या होता है, मध्य त्वचा आच्छादित शरीर गुहाओं को देह गुहा या प्रगुहा कहते हैं। क्या होती है, इसमें देह गुहा भी होती हैं। ये क्वेश्चन सी बनता है, क्या बनता है, किस जीव में जो देह गुहा है वो पाई जाती है और किस जीव में देह गुहा नहीं पाई जाती है। अब आ जाती हैं, तथा इसमें युक्त प्राणियों को प्रगुही प्राणी कहती हैं। जिसमें देह गुहा होती है उसे प्रगुही प्राणी कहते हैं। जिस प्राणी में देह गुहा पाई जाएगी उसे प्रगुही प्राणी कहेंगे। कौन सा प्राणी कहेंगे, उसे प्रगुही प्राणी कहेंगे। उदाहरण के लिए एनिलिड्स में क्या होती है, ये याद रखना बहुत जरूरी होता है कि किस किस वर्ग में, किस किस संघ में जो होती है वो प्रगुहा पाई जाती है। देह गुहा पाई जाती है, एनिलिड में पाई जाती है, मोलस्क में पाई जाती है, आर्थ्रोपोड में पाई जाती है, इकाइनोडर्म में पाई जाती है, हेमिकॉर्डेट में और कॉर्डेट में, इन्हीं में क्या होती है, ये पाई जाती है। इसके अलावा ये किसी में नहीं पाई जाती। एनिलिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, एकाइनोडर्म, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, इनमें प्रगुहा पाई जाती है, या फिर कहें इनमें देह गुहा पाई जाती है। जिसमें देह गुहा पाई जाती है वो क्या है, एनिलिड्स हैं, मोलस्का हैं, आर्थ्रोपोड हैं, इकाइनोडर्म हैं, हेमिकॉर्डेट हैं और कॉर्डेट हैं। इनमें ही देह गुहा जो होती है वो पाई जाती है। इसके अलावा किसी में ये देह गुहा नहीं पाई जाती है। हम एक सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम इसके ऑब्जेक्ट टाइप भी देखेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। ठीक है, आप बने रहें, हम शुरू करेंगे वो, जहाँ तक कुछ लाइफ में देखेंगे, हम लाइफ में देंगे। ठीक है, अब आ जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ तक क्या होता है, यहाँ से होता है कुछ प्राणियों, जैसे कि प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म में आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा मीजोडर्म या बाह्य त्वचा में के बीच बिखरी हुई एक थैली के रूप में पाई जाती है, उसे कूट गुहिक कहते हैं। जिसमें क्या होती है, नहीं पाई जाती, कूट गुहिक कहती हैं। और जो कूट गुहिक होता है वो अपना क्या होता है, प्लांटिहेल्मिन्थीज होता है, या एस्केल्मन्थीज। जो एस्केल्मन्थीज होता है वो कूट प्रगुहिक होती है, और आगुहिक होता है जिसमें गुहा होती ही नहीं है, वो सिर्फ ये होता है, जो क्या होता है, वो होता है हेल्मन्थीज। प्लांटिहेल्मिन्थीज होता है, वही होता है क्या,
वही होता है अपना जिसमें अगुहिये, जिसमें गुहा पाई नहीं जाती, जिसमें ये देह गुहा नहीं पाई जाती, वो क्या होता है, याद रख लीजिए, वो होता है प्लांटे हेलमिंथीज। प्लांटे हेलमिंथीज में देह गुहा नहीं पाई जाती। किसमें नहीं पाई जाती? प्लांटे हेलमिंथीज में जो होती है वो देह गुहा नहीं पाई जाती। और एस्के हेलमिंथीज में कूट गुहा पाई जाती है। ये कूट गुहिक प्राणी होते हैं। कूट गुहिक कौन होता है? एस्के हेलमिंथीज होता है कूट गुहिक। और जो प्रगुहिक होती हैं वो एनिलिड्स होते हैं, मोलस्क होते हैं, आर्थ्रोपोड होते हैं, इकाइनोडर्म होते हैं, हेमिकॉर्डेट होते हैं और कॉर्डेट होते हैं। इन सभी में क्या होती है? प्रगुहा पाई जाती है। और कूट गुहा जो होती है वो होती है एस्के हेलमिंथीज में। अब कूट गुहा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कुछ जो प्राणी होते हैं उनमें ये जो गुहा मीजोडर्म में आच्छादित नहीं होती। वैसे सभी में मीजोडर्म में पाई जाती है, लेकिन कुछ में मीजोडर्म में ना होकर ये मध्य त्वचा यानी मीसोडर्म में या बाह्य त्वचा या अंत त्वचा के बीच में बिखरी हुई एक थैली के रूप में क्या होती है? एक थैली के रूप में पाई जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? कूटगुहिक कहते हैं। ठीक है। अब जैसे हो गया इसका एस्के हेलमिंथीज कूटगुहिक प्राणी होता है, और अगुहिक जो प्राणी होता है वो प्लांटे हेलमिंथीज होता है, जो हमने बताया। ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे हम? अब इसमें देखेंगे कि जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती उन्हें हम अगुहिये कहते हैं, जैसे प्लांटे हेलमिंथीज। यहाँ पर प्लांटे हेलमिंथीज लिखा था, जो किसी कारणवश कट गया है। यहाँ क्या लिखा था? प्लांटी हेलमिंथीज लिखा था। क्या लिखा था? प्लांटी हेलमिंथीज, प्लेटी हेलमिंथीज। जो प्लांटी हेलमिंथीज होता है उस वो अगुहिये प्राणी होता है। हम बार बार कह रहे हैं, जो प्लांटी हेलमिंथीज होता है वही होता है अगुहिये प्राणी। बाकी सभी में गुहा पाई जाती है। और एक जो होता है जिसमें एक वर्ग जो संघ होता है उसमें कूट गुहिक कहते हैं, वो होता है एस्को हेलमिंथीज। ये क्या होती हैं? कृमि होती हैं। कृमि से याद रखिए, एक कृमि अगुहिये होती है, दूसरी कृमि जो होती है वो कैसी होती है? वो कूट गुहिक होती है। एस्को हेलमिंथीज कूट गुहिक होगा और प्लांटी हेलमिंथीज अगुहिक होगा। अब हम देखते हैं सेगमेंटेशन, या फिर इसे बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन, खंडी भवन। ये केंचुए के द्वारा होता है। ठीक है। ये क्या होता है? कुछ प्राणियों के शरीर में बाह्य तथा आंतरिक दोनों ओर एक श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रखता है या रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। उस प्रक्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण के लिए केंचुए के शरीर का विखंडन खंडी भवन होता है, और यह विखंडनावस्था कहलाती है। अब इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि जो सेगमेंटेशन यानी खंडी भवन द्वारा जो जनन होता है वो किस में होता है, या खंडी भवन किस जंतु में पाया जाता है? तो वो केंचुए में क्या होता है? रुक जाइए, इतनी जल्दीबाजी क्या है? जो केंचुआ होता है, केंचुए में सेगमेंटेशन या खंडी भवन पाया जाता है। अब केंचुए में क्या होता है? खंडी भवन पाया जाता है। जहां भी खंडी भवन आ जाए आप केंचुए को टिक कर आना, आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी नीट में बना है कि खंडी भवन द्वारा जनन होता है, किसमें होता है? सेगमेंटेशन किसमें होता है? केंचुए में होता है। ये क्वेश्चन बना था वर्ष 2010 में नीट, जिसको हम RPMT बोलते थे पहले, या फिर MPPMT में भी ये क्वेश्चन आया था 2010 में। ठीक है। इसको देखेंगे। अब हम आगे चलते हैं तो क्या देखते हैं? यहाँ देखते हैं हम पृष्ठरज्जुक। क्या देखते हैं हम देखते हैं पृष्ठरज्जुक देखते हैं। सलाका रूपी पृष्ठरज्जुक यानी नोटोकार्ड या मध्य त्वचा मीजोडर्म में उत्पन्न होती है, जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनी होती हैं। पृष्ठ युक्त प्राणियों को रज्जुकीय, जिसमें ये पृष्ठरज्जुक होती है उसे हम रज्जुकीय पृष्ठरज्जुकी कहते हैं, और जिसमें ये नहीं पाई जाती उसे हम आरुज्जुकीय या नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इसी के आधार पर हम उसे कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट में क्या कर सकते हैं? विभक्त कर सकते हैं। जिसमें ये पाई जाएगी उसको कॉर्डेट बोलेंगे, और जिसमें ये नहीं पाई जाएगी उसे हम नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। ठीक है। ये हो गया। आगे चलते हैं। अब क्या देखते हैं हम? प्राणियों का वर्गीकरण। प्राणियों का वर्गीकरण क्या हैगा वो देखेंगे अब हम। तो क्या हैगा?
प्राणियों का विस्तृत वर्गीकरण उपयुक्त वर्णित मौलिक लक्षणों के आधार पर किया गया है, जिनका वर्णन इस अध्याय में शेष भाग में किया जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको आगे पढ़ेंगे शेष भाग में। चलिए ठीक है, तो ये तो हम सूचना हो गई। अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या कह रहा है, ये कुछ नहीं था, इसको याद नहीं करना है, ये एक, इसको याद नहीं करना है, ये एक अननेसेसरी है, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए क्या हैगा कि संग पोरीफेरा, पोरीफेरा यही इसी की बात कर रहे थे हम। इसको स्पंज बोलते हैं, इस जगह जो संग होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्पंज बोलते हैं। और स्पंज, और इसमें जो जनन होता है वो किसके द्वारा होता है स्पंज में, बताइए बताइए। कोनिडिया द्वारा, चलो ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, नहीं आप लोग देख निकला, वो आप देख लीजिएगा। कौन तुम? नहीं नहीं वो नहीं है, वो नहीं है, चलो ठीक है, वो आप देख लेना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, हम क्या देखते हैं, संग पोरीफेरा। संग पोरीफेरा क्या देखेंगे हम देखेंगे अब संग पोरीफेरा। तो इस संघ में के प्राणियों को सामान्यतः स्पंज कहते हैं। जो इस संघ के जो प्राणी होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, स्पंज कहते हैं। सामान्यतः लवणीय एवं असम्मित होती हैं, ये इनमें सम्मिति नहीं पाई जाती। हाँ, वो जीवों के नाम बताइए जिनमें क्वेश्चन बनता है जिनमें सम्मिति नहीं पाई जाती, तो वो होते हैं स्पंज। स्पंज में कोई सम्मिति किसी भी प्रकार की जो होती है वो सम्मिति नहीं पाई जाती, वो नहीं पाई जाती अपनी स्पंजों में, यानी पोरीफेरा जगत में किसी प्रकार की सम्मिति नहीं पाई जाती। ये सब आद्य बहुकोशिकीय प्राणी हैं जिनका शरीर संगठन कोशिकीय स्तर का होता है। स्पंजों में जल परिवहन तथा नाल तंत्र पाया जाता है। जल सूक्ष्म रंध्र ओस्टिया द्वारा शरीर के केंद्रीय स्पंज गुहा स्पोंजिल में प्रवेश करता है तथा बड़े रंध्र आस्कुटुलम द्वारा बाहर निकलता है। जल परिवहन यह रास्ता भोजन करने जमा करने के लिए होता है, ठीक है। इसको किसी को हम नहीं देखना है, हमको इसमें ये मेन देखना है कि जो असम्मित प्राणी होते हैं वो स्पंज होते हैं, जिसे पोरीफेरा जगत के जो संघ के जो जीव होते हैं उसे स्पंज कहते हैं। और ये असम्मित होले हैं और इनको लवणीय भी जल में रहते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, यहाँ थोड़ा जूम करें क्या, चलिए ठीक है, आपके लिए कर देते हैं। यहां से शुरू करते हैं हम, क्या लिखा है पहले लिख रखा है इसमें प्राणी जगत, फिर लिखा है संगठन के स्तर, फिर लिखा है सम्मिति, फिर लिखा है प्रगुहा, फिर लिखा है संघ, ठीक है। अब हम देखेंगे एनिमेलिया जगत कौन सा हैगा, एनिमेलिया कोशिकीय स्तर और ऊतक अंगतंत्र स्तर हैगा, इसमें कोशिकाओं का जो स्तर हैगा। अब कोशिकीय स्तर में क्या आते हैं, कोशिकीय स्तर में आते हैं पोरीफेरा, इसमें कोशिकीय स्तर का अंगतंत्र पाया जाता है। कोशिकीय स्तर का अंगतंत्र किसमें पाया जाता है, कोशिकीय स्तर का अंगतंत्र पोरीफेरा में जो होता है कोशिकीय स्तर का अंगतंत्र पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं, इसमें ऊतक स्तर का अंगतंत्र पाया जाता है और अंगतंत्र स्तर का पाया जाता है, तो वो क्या होती है, इसमें आर्य समिति भी होती है और द्विपार्श्व समिति भी होती है। अब हम देखेंगे आर्य समिति किस किस में होती है, एकाइनो नाइडेरिया में होती है, इसे एकाइनोडर्म, ठीक है, और होती है सीरेंट्रेटा में, और होती है टोनोफेरा। नाइडेरिया को हम एकाइनोडर्म भी बोलते हैं। इसमें जो होती है वो कौन सी समिति होती है, आर्य समिति, इनमें तीनों में होती है, आर्य समिति होती है। अब देखेंगे हम क्या द्विपार्श्व समिति किसमें होती है, बिना गुहा आगुह्य प्राणी होती हैं, कूटगुह्य भी हो सकते हैं, इसमें सत्व गुहाएं भी हो सकती हैं। अब देखते हैं बिना गुहा का आगुह्य प्राणी कौन होता है, प्लांटी हेलमिंथीज होता है आगुह्य प्राणी। कूटगुह्य प्राणी कौन होता है, एस्के हेलमिंथीज।
अब आता है जिसमें सत्व गुहा पाई जाती है, वो कौन कौन से होते हैं? वो पहला होता है एनेलिडा, क्या होता है? एनेलिडा। दूसरा होता है आर्थ्रोपोड, मोलस्का, एकाइनोडर्म और अर्धरज्जुकी यानी हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट। अब आप इस जो है इसका लीजिए आप स्क्रीनशॉट, इसमें सारा जो अध्याय है उसका कंक्लूजन ही लिखा है, इसमें से ही क्वेश्चन बन जाती हैं। ठीक है, अब आप क्या देखेंगे यहाँ पर, इसके पीडीएफ नोट्स के लिए हमें आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप क्या कीजिए, टेलीग्राम पर ज्वाइन कर हमारे ग्रुप को, वहाँ से आप सारी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखते हैं श्वसन तथा अवशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन करने की सहायता होता है। कोइनोसाइट्स में बनते हैं। कॉरल कोशिका स्पंज गुहा तथा नाल तंत्र को स्थिरित करती हैं। कोशिकाओं में पाचन होता है। आकोशिकीय होता है। कंकाल शरीर को आधार प्रदान करता है। स्पंज प्राणियों में नर व मादा पृथक नहीं होती हैं, इसमें एक ही होती हैं। ये उभयलिंगाश्रयी होती हैं। अंडे तथा शुक्राणु दोनों एक ही द्वारा ही बनाए जाते हैं। उनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा तथा लैंगिक जनन युग्मकों द्वारा होता है। हमने आपसे यही पूछा था, मैं तुमसे, तुम बता नहीं रहे थे, ये वाला था। हम आपसे अभी यही क्वेश्चन किया था। इसमें जो है वो अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है और लैंगिक जनन जो होता है वो युग्मकों के द्वारा होता है। वो किसके द्वारा होता है? वो युग्मकों के द्वारा होता है। याद रखिए, ठीक है, आप याद रखना, इसको इसके द्वारा होता है। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखते हैं निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन अप्रत्यक्ष होता है, जिसमें वयस्क के भिन्न आकृति की लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए साइकस हो गया, जिसे साइफा बोलते हैं, और स्पोंजिला, ये किसके? स्पंज के हैं। अब इसको याद रखने का क्या तरीका होता है? जहां भी आपको आया स्पोंजिला, तो इसमें तो स्पंजोला में स्पंज लग ही रहा है, किसी स्पंज है स्पोंजिला। अब आता है जू स्पंजिया, जहां भी स्पंज आ जाए, कितना भी स्पंज जहां भी आ जाए, वो आप याद रखिए कि भी स्पंज ही हैगा, वो पोरीफेरा हैगा। जैसे इसमें आ गया, क्या आ गया? इसमें आ गया स्पोंजिला, स्पंज हैगा ना। फिर आ गया जू स्पोंजिया, स्पंज हैगा ना ये। ठीक है, ये होती हैं इनको याद रखने का तरीका। अब हम आगे चलेंगे यहाँ संघ सीलेंट्रेट पर। कहाँ चलेंगे? संघ सीलेंट्रेट पर। लग रहा है वीडियो लॉन्ग हो रहा है, लेकिन कोई नहीं, थोड़ा बचा है, थोड़ा बहुत हैगा, वो देखते चलेंगे हम। क्या हैगा? संघ सीलेंट्रेट, जल्द चलते हैं, चल ठीक है। अब आता है नाइडेरिया। यह है जलीय, अधिकांशतः समुद्रीय, स्थावर तथा मुख्य तैरने वाले असम्मित प्राणी होते हैं। ये सम्मित होते हैं। नाइडेरिया नाम इनकी दंश कोशिकाएं। हाँ, सीलेंट्रेट में क्या होती हैं? इनमें एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैगा वो ये हैगा कि दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये क्वेश्चंस बना है, बार बार बनते हैं ये नीट में, क्वेश्चंस यहीं से बनते हैं। ठीक है, ये क्या आएगा? दंश कोशिकाएं क्या होती हैं? पाई जाती हैं। दंश कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? संघ सीलेंट्रेटा या नाइडेरिया में दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसमें नोडोब्लास्ट होती हैं और नेमेटोब्लास्ट भी इसमें होते हैं। अब आता है यह कोशिकाएं स्पर्शकों की तथा शरीर के अन्य स्थानों पर भी पाई जाती हैं। जो दंश कारक हैं, इसमें नोडोब्लास्ट व स्तरक रक्षा प्रकार या शिकार में इनका क्या करते हैं? ये उपयोग करते हैं, और अपनी रक्षा के लिए और शिकार के लिए दंश कोशिकाओं का ये क्या करते हैं? उपयोग करते हैं। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे, ये हैं कुछ क्वेश्चंस किसके हैं? ये चित्र हैं कुछ सीलेंट्रेट्स के, जिनमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब आता है ओरेलिया। पहला हैगा ये ओरेलिया हैगा, इसमें क्या होता है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। और दूसरा जो हैगा वो हैगा, ये हैगा ओरेलिया, और ये बा हैगा एडमीसिया या पावेल में आसानी से काया बाह्य रूप होता है। ठीक है, इसमें सभी में क्या होती है? दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं, क्या देखते हैं कि पकड़ने में सहायक होती हैं। जो क्या होती हैं? रक्षा तथा शिकार को पकड़ने में दंश कोशिकाएं सहायक होती हैं। नाइडेरियाओं में ऊतक स्तर संगठन होता है और यह द्विकोशिकीय होती हैं। कैसे होती हैं? ये द्विकोशिकीय होती हैं और ऊतक स्तर का इसमें अंगतंत्र पाया जाता है। अंगतंत्र कौन सा होता है? ऊतक स्तर का अंगतंत्र होता है और द्विकोशिकीय होते हैं। और क्या होता है? इसमें केंद्रटर में संवहनी पाई जाती हैं और अधोमुख परिस्थिति। ठीक है, अब क्या आता है? इसमें अंतःकोशिकीय एवं अंतराकोशिकीय दोनों प्रकार का होता है। इसमें कुछ सदस्यों जैसे प्रवाल कोरल में कैल्शियम
कार्बोनेट का बना कंकाल पाया जाता है। इसका शरीर 2 आकारों या पालिव या तथा मेडूसा में बनता है। पालिव स्थावर तथा बेलनाकार होते हैं। हाइड्रा इसका उदाहरण हैगा। किसका उदाहरण हैगा? हाइड्रा। सीलेंट्रेट का उदाहरण हैगा हाइड्रा, जिसमें दंश कोशिकाएं पाई जाती हैं। इसको याद रखिए। मेडूसा छतरिये के आकार का होता है, मुक्त प्लावी रहता है, जैसे ओरेलिया, ये हमने इसका जेलीफिश, ये सब क्या होती हैं? ये सब होती हैं सीलेंट्रेट्स। ठीक है। नाइडेरिया जिनमें दोनों पालिव मेडूसा, ठीक है, ये हो गया। ओवेलिया ये क्या होती हैं? इसको उदाहरण कुछ हैं, इनको आप याद रख लीजिए। यहाँ से उदाहरण शुरू होते हैं, जैसे फाइसेलिया, ठीक है, फाइसेलिया, एडमीसिया, पेनेट्यूला, गोरगोनिया। ये समुद्री घोड़ा, इस व्यंजक, समुद्री व्यंजक क्या होता है? गोरगोनिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। इन्हीं के नाम से हर वर्ष नीट में क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं उदाहरणों को लेकर। ठीक है, आप इनको जरूर याद रखें। तथा मैंडेरिया, अब इसका उदाहरण रखने का वही है, ओरेलिया, यह आता है क्योंकि यह है इनके नाम में ही या था। नाइडेरिया, नाइडेरिया वर्ड से इनका होते हैं, सारे के सारे वो होते हैं, क्या होते हैं? नाइडेरिया। इसके नाम में क्या था? या था आखिरी में। नाइडेरिया याद रखने का जो तरीका होता है, नाइडेरिया, इनमें आखिरी में क्या था? या था। तो इसके सारे उदाहरणों में भी आखिरी में क्या आएगा? या आएगा। आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ आ गया हाइड्रिया, हाइड्रा, या हाइड्रा हो गया, हाइड्रा, या आया। फिर आता ओरेलिया, या आ गया। ओवेलिया, या आया। फिर आता फाइसेलिया, ठीक है, पेनेट्यूलिया या एडमेसिया, ठीक है, ये सभी में क्या आता है? गोरगोनिया, सभी में यह आता है। वो किसके होती हैं? वो नाइडेरिया वर्ग, सीलेंट्रेटा वर्ग के होते हैं। सीलेंट्रेटा का दूसरा नाम नाइडेरिया होता है। आप नाइडेरिया को याद रखिए, नाइडेरिया से सारे के उदाहरणों के नाम पता पड़ जाएंगे, क्योंकि या जिसमें आएगा वो क्या होगा? नाइडेरिया वर्ग यानी सीलेंट्रेटा का होगा। अब आते हैं टोनीफोर पर। तो टोनीफोर में क्या हैगा? देखो, टोनीफोर कंकधर को सामान्यतः समुद्री अखरोट या समुद्री अखरोट होते हैं। ठीक है, कंकाल जेली या कॉम्ब जेली कहते हैं। यह समुद्रवासी आर्य समिति द्विकोशिकीय होती हैं। इसमें आर्य समिति होती है, द्विकोशिकीय होते हैं तथा इनके ऊतक श्रेणी तथा संगठन होता है। शरीर में 8 बाह्य पक्षमाप कंकट पट्टिकाएं होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिकीय तथा अंतराकोशिकीय होता है। और अतः जीव संदीप्त प्राणियों में जो के द्वारा इसमें उत्सर्जन करना, ये जीव प्रदीप्ति यानी इसमें उत्सर्जन करना इनका कार्य होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे अगला जो हैगा वो क्या आएगा? टोनीफोर में मुख्यतः विशेषता है कि नर एवं मादा अलग नहीं होते। टोनीफोरा में जो क्या आएगा? इसके नर एवं मादा क्या होते हैं? अलग अलग नहीं होते। जनन व केवल लैंगिक ही होता है। लेकिन इसमें क्या नर व मादा अलग नहीं होते, लेकिन जनन फिर भी इसमें कौन सा होता है? लैंगिक ही जनन इसमें पाया जाता है। निषेचन बाह्य होता है, लेकिन कौन सा होता है? बाह्य निषेचन होता है। भाई इसमें अप्रत्यक्ष परिवर्तन होता है, जैसे लार्वा अवस्था इसमें नहीं पाई जाती। इसमें क्या होती है? लार्वा अवस्था जो होती है इसमें नहीं पाई जाती। जो टोनीफोर होता है उसमें लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती और निषेचन तो लैंगिक होता है, लेकिन नर व मादा इसमें अलग अलग नहीं होते हैं। ठीक है, आप इसको याद रख लीजिए। अब इसमें क्या होता है? प्यूरोबैंकिया और टोनी प्लाना। इसमें क्या आता है? टोनी प्लाना। टोनीफोर है तो उसमें टोनी उनका नाम आता ही है भाई, उसमें टोनी प्लाना इसका यही मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी को आप याद रखिए। टोनी प्लाना, टोनीफोर हो गया। ठीक है, अब चलेंगे हम आगे। संघ कौन सा आता है? संघ आता है हमारा, संघ आता है कौन सा? प्लांटीहेल्मिन्थीज। संघ आता है प्लांटीहेल्मिन्थीज। संघ कौन सा आता है? प्लांटीहेल्मिन्थीज में क्या देखेंगे आप? देखिए, संघ होता है प्लांटीहेल्मिन्थीज। ये कौन सा होता है? ये आगुईय प्राणी होता है। हमने अभी देख लिया, ये आगुईय होता है, इसमें गुहा तो होती ही नहीं है, ये आगुईय प्राणी होता है। चलिए इसको देखेंगे। अब क्या आता है? इस संघ के प्राणी पृष्ठाधार रूप से चपटे होते हैं, इसलिए इन्हें सामान्यतः चपटे कृमि कहते हैं। तो प्लांटीहेल्मिन्थीज में चपटे कृमि आती हैं, इनका नाम ही होता है चपटी कृमि। ये चपटे होते हैं। ठीक है, इस समूहों के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। अंतः परजीवी, शरीर के अंदर ये परजीवी के रूप में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। इनमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है, अंग स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का इसमें अंग बनते हैं। प्रत्येक एक अंग का अलग कार्य होता है, एक विशिष्ट कार्य होता है प्रत्येक अंग का। ठीक है, ये इसमें कोई गुहा नहीं होती है, ये इसमें रख लीजिए आप याद है ना। इसमें अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। परजीवी प्राणियों में अंकुश या चूसक पाए जाते हैं।
इसमें क्या पाए जाती हैं, अंकुश होते हैं और चूसक। ये क्वेश्चन बनता है कि अंकुश और चूसक पाए जाते हैं, तो वो किसमें पाए जाते हैं, प्लांटी हेलमिंथीज चपटे कृमि में अंकुश और ऊतक पाए जाते हैं। ठीक है, अब आता है कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थों के परपोषियों से सीधे अपने शरीर की सतह से सहायता करते हैं। ठीक है, नर मादा अलग नहीं होते, इसमें नर मादा अलग नहीं होते। निषेचन आंतरिक होता है, निषेचन तो आंतरिक होता है, लेकिन नर मादा इसमें अलग नहीं होते, ना ही इसमें बाह्य निषेचन होता है, इसमें आंतरिक निषेचन होता है। तथा परिवर्धन बहुत ही लार्वा अवस्था, इसमें क्या होता है, लार्वा अवस्था जो होती है इसमें पाई जाती है। तो प्लांट एलिमेंथीज में क्या होती है, लार्वा अवस्था पाई जाती है। अब आता है प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता होती है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो प्लेनेरिया इसमें बनता है पुनरुद्ध बन, ये आप ये नीट में क्वेश्चन बन चुका है। ये क्वेश्चन बना था कि पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। इसमें लिखा था टीनिया फैसियोला प्लेनेरिया, किसमें, तो ये प्लेनेरिया में जो होती है पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है। प्लेनेरिया में पुनरुद्ध भवन की असीम क्षमता पाई जाती है, इसको याद रखिए आप। प्लेनेरिया में ये याद आएगा आपको पेपर में जब ये क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है, तो अब उदाहरण टीनिया फीताकृमि और फेसियोला होता है पर्णकृमि। ये उदाहरण इनके जरूर रखते चलें याद, उदाहरण बहुत इंपोर्टेंट्स होते हैं। एक एक उदाहरण अपनी एनसीईआरटी में नोट्स कर लें आप, तो ये करें, या टेक्स्ट बुक्स जो भी इसमें भी आप यूज करते हैं उसमें इनको नोट्स करते चलें। अब आप देखेंगे, क्या देखेंगे, संघ होता है प्लांटी हेलमिंथीज। ये देखिए प्लांटी हेलमिंथीज उदाहरण में ये पहला जो हैगा ये क्या हैगा, ये फीतेदार कृमि हैगा, है ना, फीता कृमि हैगा, और बा जो हैगा जो पर्णकृमि हैगा। ये कृमि शरीर के अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, आप इनकी याद रख दीजिए नाम, क्योंकि कभी कोई चित्र आता है और पूछ लिया जाता है इनका नाम बताइए। ठीक है, अब आप आते हैं संघ एस्केहेलमिन्थीज। ये कैसे होती हैं, ये होती हैं कूटगुहीय प्राणी होते हैं एस्केहेलमिन्थीज। एस्केहेलमिन्थीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होती हैं, अतः इन्हें गोलक्रमी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, गोलक्रमी कहते हैं। ये मुक्तजीवी जलीय तथा स्थलीय तथा पौधों व प्राणियों के में परजीवी भी होती हैं। यह द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। कौन सी ये है चित्र रहेगा इसका, इसमें क्या होती है, द्विपार्श्व समिति पाई जाती है। द्विपार्श्व त्रिकोरकीय होती हैं, कूटप्रगुहीय होती हैं। इनका शरीर जो होता है अंग तंत्र स्तर का होता है। इनका शरीर किस स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का इसमें शरीर पाया जाता है। आप इसको याद रखिए। क्या है, टाइम ओवर हो चुका है, अब देखें आगे चलेंगे अपन क्या है। अब इसमें देखिए, इसमें मादा और नर क्या होती हैं, अलग अलग होती हैं। इसमें एस्केहेलमिन्थीज में नर एवं मादा अलग अलग होती हैं। ये हो गया अपना मादा, ये हो गया नर। इनके चित्र आप याद में रख लीजिए, ध्यान में। ठीक है, अब आ जाती है स्तर पर। ठीक है, आहार नाल पूर्ण होता है, जिसमें यहाँ से देख लीजिए आप क्या हैगा, इसमें जो इसका शारीरिक संगठन अंगतंत्र स्तर का है, अंगतंत्र स्तर का होता है। आहार नाल पूर्ण होता है, जिसमें पुनर्वर्धित पेशियां ग्रसनी होती हैं। उत्सर्जन नाल शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन जो होता है वो रंध्र द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, इसमें रंध्र होते हैं उत्सर्जन के लिए। नर व मादा एक लिंगाश्रायी होती हैं। इसमें नर व मादा अलग अलग होती हैं। प्राय मादा होता है वो नर से बड़ी होती है। मादा इसमें क्या होती है, नर से बड़ी होती है। जो हमने यहाँ देखा, क्या देखा, ये मादा है, ये नर है। इसमें बड़ा कौन है, इसमें नर छोटा है और मादा बड़ी है। तो यही वहाँ बताया गया है, जो मादा होती है वो नर से कैसी होती है, बड़ी होती है। अब आता है निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं। शिशु क्या होते हैं, वह समान ही दिखती हैं इसमें। अब आता है अथवा प्रत्यक्ष लार्वावस्था द्वारा होता है। उदाहरण के लिए एगेरिस्क हो गया, इसके उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। हमने जैसे बोला, इसमें एगेरिस्क हो गया, गोलकृमि बोलते हैं। बुशेरिया हो गया, जैसे फाइलेरी कृमि बोलते हैं। ये किस में होते हैं, हाथी पांव रोग में। ये जो होता है हाथी पांव रोग, इसी कारण होता है बुशेरिया। अब आता है इनसाइलोस्टोमा, अंकुश कृमि बोलते हैं। तो इस कृमि इनके क्या होते हैं, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप एग्जाम्पल याद रखें। ठीक है, अब हम आखिरी में बोलेंगे थैंक्स ए लॉट। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारे प्रत्येक सेशन की जानकारी आप तक पहुंचती रहे और आप बिना वीडियो को मिस करे देखते रहें। और आप अगर हमको इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं
तो वहाँ से आपको सारी सूचनाएं पहले ही वीडियो अपलोड होने से पहले ही मिल जाती हैं, या लाइव आने से पहले ही वहाँ सारी सूचनाएं मिल जाती हैं। और आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कीजिए, जहाँ से सारे PDF नोट्स जो हैं वो आपको उपलब्ध हो जाएंगे बिना किसी शुल्क के। किसी शुल्क की वहाँ आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वैसे और कहीं से आप PDF नोट्स जो है वो डाउनलोड करते हैं तो या तो वो इंग्लिश में होते हैं या फिर किसी प्रकार की उसमें जो पेमेंट पे करनी होती है। लेकिन हमारे यहाँ बिल्कुल टोटल फ्री है, उसमें कोई आपको पेमेंट जो है वो पे नहीं करनी है, और ना ही उसमें कोई जो है इंग्लिश में भी बिल्कुल नहीं है। थैंक यू कहेंगे, थैंक यू, धन्यवाद।